ऑडियो बुक टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइकल ब्लास्टलैंड की किताब द हिडन हाफ के बारे में। परिचय। आशीष की दुनिया। ये कहानी है आशीष की, एक 30 साल के डेटा एनालिस्ट की, जो एक मध्यम आकार की कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। सुबह ऑफिस जाना, लैपटॉप खोलना, एक्सेल शीट्स पर काम करना और शाम को नेटफ्लिक्स देखना। आशीष खुद को बहुत स्मार्ट समझता था। उसे लगता था कि वह दुनिया के पैटर्न को अच्छी तरह समझता है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कौन सा राजनेता सही है, कब मंदी आएगी और किस ऐप का भविष्य उज्जवल है। संक्षेप में, उसे लगता था कि उसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को डिकोड कर लिया है। अहंकार पर चोट। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त नीरज से हुई। नीरज ने आशीष से पूछा, तुम चीजों को लेकर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो जाते हो? तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो। आशीष हंसते हुए बोला, भाई, डेटा सब कुछ बताता है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सब कुछ समझ आता है। बस थोड़ी अटेंशन और लॉजिक चाहिए। नीरज ने हल्की मुस्कान दी और बोला, ठीक है, एक सवाल पूछता हूं। 2020 में पैंडेमिक आया, क्या तुमने प्रेडिक्ट किया था? आशीष थोड़ी देर चुप हो गया, फिर बोला, नहीं, वो तो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। नीरज ने आगे पूछा, और जब 2016 में नोटबंदी हुई, उसका अंदाजा था? आशीष ने जवाब दिया, नहीं, वो भी नहीं। नीरज ने आशीष को याद दिलाया, और जब तेरा क्रिप्टो में पैसा डूबा था, तब भी तुमने कहा था, मैंने ट्रेंड्स देख लिए थे, बिटकॉइन फिर उड़ जाएगा। अब आशीष को लगा कि उसके सारे तर्क कमजोर पड़ गए। उस दिन के बाद वह थोड़ा शांत रहने लगा। द हिडन हाफ का आगमन कुछ हफ्तों बाद नीरज ने आशीष को माइकल ब्लास्टलैंड की किताब द हिडन हाफ दी और बोला, इसे पढ़ो और सोचो, फिर बात करते हैं। आशीष ने जिज्ञासा से किताब पढ़नी शुरू की और पहले ही चैप्टर में उसे एक जबरदस्त रियलिटी चेक मिला। किताब कहती थी कि हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम चीजों को समझते हैं, जबकि असल में हमारे आसपास की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी नजरों से छिपा होता है। ब्लास्टलैंड ने कई उदाहरण दिए। एक रिसर्चर्स ने चूहों पर प्रयोग किए और पाया कि 2 एक जैसे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स अलग अलग आए, बिना किसी स्पष्ट कारण के। इसका मतलब है कि साइंस जैसी सटीक चीज में भी अप्रत्याशितता है। आशीष को यह बात बहुत दिलचस्प लगी। वह सोचने लगा, क्या मैं भी अपनी लाइफ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट था? ब्लास्टलैंड ने इकोनॉमिक्स का उदाहरण भी दिया, कैसे कई बार एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट भी प्रेडिक्शंस में फेल हो जाते हैं, चाहे इन्फ्लेशन हो या जॉब मार्केट। कई बार जो होना चाहिए वह नहीं होता और जो नहीं होना चाहिए वह हो जाता है। आशीष ने सोचा, मैं तो खुद को एक्सपर्ट मानता था, लेकिन जब मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, तब मैंने भी बिना पूरी जानकारी के डिसीजंस लिए बस इंटरनेट इन्फ्लेशन की बात मान ली। ब्लास्टलैंड बार बार यही कह रहे थे, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिडन हाफ, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब एक्सपर्ट्स ने रीजंस ढूंढने की कोशिश की, तो वे किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तो ये साफ हो गया कि हर आउटकम के पीछे बहुत से अनसीन फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे एनालिसिस से बाहर होते हैं। नए दृष्टिकोण की शुरुआत। अब आशीष को समझ आने लगा था कि उसे दुनिया के बारे में अपनी नॉलेज को एब्सोल्यूट मानना छोड़ देना चाहिए। वह समझ गया कि अनसर्टेनिटी एक रियलिटी है और उसे एक्सेप्ट करना ही सही मैच्योरिटी है। एक दिन वह अपनी कंपनी की मीटिंग में था, जहां उसे एक आगामी प्रोजेक्ट का डेटा एनालाइज करना था। उसने कॉन्फिडेंटली बोला, पिछले डेटा के आधार पर हमारा प्रोडक्ट अगले क्वार्टर में 30% ग्रोथ देगा। लेकिन इस बार उसने तुरंत एक लाइन और जोड़ी, बशर्ते कि कोई अनसीन एक्सटर्नल फैक्टर बीच में ना आए। सबने उसकी बात पर गौर किया। मीटिंग के बाद उसकी मैनेजर ने पूछा, ये तुमने नया तरीका क्यों अपनाया? आशीष ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सीखा है कि हर चीज को एब्सोल्यूट मानना गलत है। कई बार चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होती हैं, इसलिए थोड़ा विनम्र रहना बेहतर है। उसकी मैनेजर ने सर हिलाया और कहा, वेल सेड। आशीष अब चीजों को लेकर सतर्क था।
लेकिन डरपोक नहीं। उसे समझ आ गया था कि स्मार्टनेस ये नहीं होती कि आपको सब पता है। स्मार्टनेस ये होती है कि आप माने कि आपको सब पता नहीं और उसी इग्नोरेंस के साथ आगे बढ़े। अब वह जब भी कोई नया आइडिया सोचता तो सबसे पहले खुद से सवाल करता, और यही सवाल उसकी डिसीजन मेकिंग को ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक बना देता। एक दिन उसने नीरज को कॉल किया और बोला, उस किताब ने मेरी सोच बदल दी। नीरज बोला, मैं जानता था। असली नॉलेज वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपनी इग्नोरेंस को पहचानता है। आशीष अब हर बातचीत में दूसरों की बात ध्यान से सुनने लगा था। वो समझ गया था कि हर इंसान की परसेप्शन इनकम्प्लीट होती है, और जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को ही अल्टीमेट मान लेते हैं तभी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ब्लास्टलैंड की बातों ने उसे सिखाया था कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अप्रत्याशित और अनकंट्रोलेबल है। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग करें, कुछ चीजें हमेशा कंट्रोल के बाहर रहेंगी। लेकिन इस सच्चाई ने आशीष को कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत बना दिया। अब वह गलती करने से नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता था कि गलती भी उस छिपे हुए आधे हिस्से का हिस्सा है जो हमेशा विजिबल नहीं होती। साइकोलॉजी का रेप्लिकेशन क्राइसिस कुछ महीने बीत गए थे। आशीष अब भी वही डेटा एनालिस्ट की नौकरी कर रहा था, लेकिन अब उसकी सोच पहले से बहुत बदल चुकी थी। वह चीजों को लेकर कम कॉन्फिडेंट और ज्यादा जिज्ञासु था। वह जान चुका था कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी नजर से छिपा होता है, और उस हिडन हाफ को नजरअंदाज करना किसी भी समझदार इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। एक दिन ऑफिस में एक नई प्रोजेक्ट टीम बनाई गई, जिसमें उसे साइकोलॉजी रिसर्च से जुड़े डेटा पर काम करना था। एक नई हेल्थ टेक कंपनी ने बिहेवियर चेंज पर आधारित एक ऐप लॉन्च किया था, और अब वह चाहती थी कि उनके ऐप की इफेक्टिवनेस पर साइंटिफिक वैलिडेशन किया जाए। यानी उन्हें डेटा चाहिए था कि क्या उनका ऐप सच में लोगों की आदतें बदल रहा है या सिर्फ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। आशीष को यह काम दिलचस्प लगा, क्योंकि इसमें रियल ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर चेंज का एनालिसिस था। उसने कुछ पुराने रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू किए, जिनमें लिखा था कैसे रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन और हैबिट ट्रैकिंग से इंसान के डेली बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई में जाना शुरू किया, उसे एक बहुत ही शॉकिंग कॉन्सेप्ट से सामना हुआ, साइकोलॉजी का रेप्लिकेशन क्राइसिस। उसे पता चला कि पिछले कुछ सालों में साइकोलॉजी में किए गए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को जब दोबारा रेप्लिकेट किया गया, यानी फिर से वैसी ही सिचुएशन में दोहराया गया, तो उनमें से आधे से ज्यादा स्टडीज के रिजल्ट्स दोबारा नहीं आ पाए। आशीष चौंक गया। उसने सोचा, मतलब इतने सालों से जो थ्योरीज हम पढ़ते आ रहे हैं वो आधी गलत हो सकती है, या कम से कम अप्रमाणित। ब्लास्टलैंड की किताब द हिडन हाफ में भी इसका जिक्र था। वहां लिखा था कैसे साइकोलॉजी जैसी प्रतिष्ठित फील्ड भी अनसर्टेन हो सकती है, क्योंकि इंसान का माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम कभी भी सभी वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आशीष को याद आया कि उसने कुछ दिन पहले एक फेमस एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि लोग अगर मिरर के सामने खाना खाते हैं तो वे कम खाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी में काफी पॉपुलर था, लेकिन जब इसे रेप्लिकेट किया गया तो रिजल्ट वैसा नहीं आया। ऐसे ही कई दूसरे एक्सपेरिमेंट्स जैसे विल पावर की डिप्लीशन थ्योरी, सोशल प्राइमिंग या इवन स्माइल थेरेपी जब दोबारा किए गए तो या तो रिजल्ट वीक था या पूरी तरह ऑपोजिट। आशीष को यह बात गहराई से प्रभावित कर गई। उसने खुद से पूछा, अगर साइंस जैसी प्रतिष्ठित फील्ड में इतनी अनसर्टेनिटी है तो हम किसी भी निष्कर्ष पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अब उसका नजरिया और भी विनम्र हो गया। वह समझ गया कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना किसी मशीन के सर्किट डायग्राम को समझने जैसा नहीं है। यहां हर इंसान एक अलग दुनिया है और हर रिजल्ट हजारों अनसीन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। उस इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस, उस दिन का मूड, सराउंडिंग्स, अपब्रिंगिंग, कल्चर, सब कुछ मैटर करता है। व्यवहारिक बदलाव और परिणाम। एक दिन जब आशीष ने अपने मैनेजर को इस रेप्लिकेशन क्राइसिस के बारे में बताया तो उसने कहा, अगर ये थ्योरीज विश्वसनीय नहीं है तो हम अपनी ऐप की इफेक्टिवनेस कैसे टेस्ट करेंगे? आशीष ने शांत भाव से जवाब दिया, हमें सिर्फ आउटकम्स पर नहीं
बल्कि प्रोसेस पर फोकस करना होगा। और सबसे जरूरी, हमें अपनी अजम्पशंस को हमेशा टेस्ट करते रहना होगा। उसने सजेस्ट किया कि पब्लिश्ड पेपर्स पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय वे अपनी कंपनी के डेटा को खुद एनालाइज करें, छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें, अब टेस्टिंग करें और हर बार ये पूछें क्या ये वास्तविक है या सिर्फ एक रैंडम आउटकम। अब उसने अपने माइंड में एक नया नियम बना लिया था, हर डेटा को तब तक संदिग्ध मानो जब तक वो बार बार प्रूफ ना हो जाए। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने 500 यूजर्स पर एक बिहेवियर चेंज एक्सपेरिमेंट किया। पहले रिजल्ट अच्छे आए, यूजर्स ने दावा किया कि उनकी आदतें बेहतर हुई हैं। लेकिन जब उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे ग्रुप पर दोहराया गया, रिजल्ट उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे। आशीष की टीम थोड़ी कंफ्यूज हुई, पर आशीष तैयार था। उसने कहा, यही तो है हिडन हाफ। पहली बार हमें डीपर वेरिएबल समझने होंगे। तब टीम ने स्टडी किया कि क्या दूसरे ग्रुप में कुछ अलग था। उम्र, पेशा, स्ट्रेस लेवल्स, पारिवारिक वातावरण, और फिर धीरे धीरे कुछ पैटर्न सामने आने लगे। पता चला कि जिन लोगों का डेली रूटीन पहले से थोड़ा स्ट्रक्चर्ड था, उन पर ऐप ने अच्छा काम किया। लेकिन जिनका रूटीन अराजक था, वहां ऐप का असर कम था। यानी एक ही ऐप अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रही थी। अब आशीष ने समझाया, यही तो साइकोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी है। कोई भी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। रेप्लिकेशन क्राइसिस हमें सिखाता है कि हम किसी भी रिजल्ट को फाइनल ट्रुथ न माने। कंपनी को भी ये बात समझ में आने लगी। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी। अब वे यह नहीं कहते थे कि यह ऐप सबकी जिंदगी बदल देगी, बल्कि वे कहते थे, इस ऐप से कुछ यूजर्स को फायदा हुआ है, आइए देखें कि क्या यह आपके लिए भी काम करता है। इस नए दृष्टिकोण ने ब्रांड को ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद बना दिया। आशीष की जिंदगी में भी इस लर्निंग का बड़ा असर हुआ। अब वो हर चीज में निश्चितता नहीं ढूंढता था, बल्कि अब वो अस्पष्टता को स्वीकार करता था। एक दिन उसके छोटे भाई ने उससे पूछा, भैया आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो इंसान की आदतें कैसे बदलती हैं? आशीष मुस्कुरा कर बोला, हर इंसान की आदतें अलग अलग तरीके से बदलती है। कोई एक तरीका यूनिवर्सल नहीं है। साइकोलॉजी बहुत कुछ बताती है, लेकिन ये गारंटी नहीं देती। उसके भाई ने पूछा, तो फिर सच क्या है? आशीष ने कहा, सच ये है कि हमें एक्सप्लोर करते रहना होता है। कुछ काम करता है, कुछ नहीं। लेकिन जब तक हम मानते रहेंगे कि हर जवाब हमारे पास है, तब तक हम गलत रास्ते पर होंगे। उसका भाई थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल पूछना, न कि जल्दी से जवाब ढूंढना। आशीष ने कहा, एग्जैक्टली। अब आशीष जब भी कोई साइंटिफिक पेपर पढ़ता, तो उसकी आंखों में ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होता, बल्कि सवाल होते थे, क्या यह रेप्लिकेट हुआ है? क्या इसे दूसरी जगहों पर भी टेस्ट किया गया? क्या इसमें अनदेखे वेरिएबल्स पर विचार किया गया है? ब्लास्टलैंड की वो बात उसे हमेशा याद रहती, जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं समझते। अब आशीष की पहचान ऑफिस में एक ऐसे इंसान के तौर पर हो गई थी, जो स्मार्ट नहीं बल्कि समझदार था। वो जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं देता था, बल्कि शांत भाव से सोचता, ऑब्जर्व करता और पूछता, क्या हम सब कुछ देख रहे हैं या कुछ छूट रहा है? आशीष की समझ ऑफिस में सिर्फ एक एकेडमिक इश्यू नहीं थी, वो एक जीवन का पाठ था कि एक बेहतरीन आइडिया पर सवाल पूछना जरूरी है, और इसलिए जिंदगी में विनम्रता सबसे जरूरी चीज है। आशीष अब पहले से ज्यादा जमीनी, फलदायक और चौकस इंसान बन चुका था, क्योंकि अब उसे पता था कि दुनिया में हर रिजल्ट के पीछे एक हिडन हाफ होता है, जो हमें तभी दिखता है जब हम देखने के लिए तैयार हो। इकोनॉमिक्स और मानव व्यवहार कुछ समय बीत गया था। आशीष अब एक बड़े कंसल्टिंग फर्म में सीनियर डेटा स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका था। अब वो सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं करता था, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स और इकोनॉमिक ट्रेंड्स की भी सलाह देता था। बाहर से देखने पर उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट लगती थी। अच्छा पैकेज, डिसेंट फ्लैट, वीकेंड पार्टीज,
कभी कभार गोवा ट्रिप्स और एक लिंक्डइन प्रोफाइल जिस पर हर महीने कोई न कोई अवार्ड या वेबिनार जुड़ता रहता था। लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी एक सवाल से जूझ रहा था। क्या ये सारी सक्सेस मेरे लॉजिक और प्लानिंग की वजह से आई है या इसमें कोई अनसीन रैंडमनेस भी थी? एक दिन वो एक बड़ी एमएनसी के सीईओ के साथ कॉफी पर बैठा था। बातचीत के दौरान उस सीईओ ने कैजुअली कहा, आप जानते हैं, अगर उस एक निवेशक ने 2012 में हमें चुना होता तो हम कभी भी सफल नहीं होते। ब्लास्टलैंड कहता है कि कई बार हम कॉज एंड इफेक्ट की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हर सक्सेस के पीछे कोई क्लियर स्ट्रेटेजी या इंटेलिजेंस होती है, लेकिन असल में कई बार आउटकम सिर्फ प्योर चांस की वजह से होते हैं, और फिर हम उस चांस को भी एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज कर लेते हैं। जैसे कि वह स्मार्ट था, उसने सही डिसीजन लिया, उसकी स्ट्रेटेजी टॉप नॉच थी, जबकि सच में उस वक्त सब कुछ केओटिक और अप्रत्याशित होता है। आशीष को अपने करियर की एक पुरानी बात याद आई। उसने पहला बड़ा ब्रेक तब पाया था जब एक सीनियर कंसल्टेंट बीमार हो गया था और अचानक उसे प्रेजेंटेशन देने भेजा गया था। उस दिन क्लाइंट को उसकी क्लैरिटी और जमीनी अप्रोच इतनी पसंद आई कि उसने कहा, लेट्स से गो विद हिम। लेकिन अगर उस कंसल्टेंट की तबीयत ठीक रहती तो आशीष शायद आज उस पोजीशन पर ना होता। उस वक्त आशीष ने इसे अपनी मेहनत का फल माना था, लेकिन अब ब्लास्टलैंड की बातों को पढ़कर उसे महसूस हुआ कि वह मौका प्योर रैंडमनेस का नतीजा था। एक आकस्मिक रिक्ति, एक भाग्यशाली अवसर। उसे अपने पुराने दोस्त नीरज की याद आई, जिसने आशीष से ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद कई बार छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों की वजह से पीछे रह गया। कभी प्रोजेक्ट डिले, कभी फंडिंग का फ्रीज, कभी अदृश्य मानवीय व्यवहार का प्रभाव। उसका ये सवाल एक बार फिर से सिर उठाया जब उसकी कंपनी को एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म ने हायर किया। उन्हें 2008 जैसे किसी भविष्य के आर्थिक क्रैश से बचने के लिए एडवाइजरी चाहिए थी। आशीष की टीम ने एक बहुत डिटेल्ड इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया। इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट साइकिल्स, प्रॉपर्टी वैल्यू इंडेक्स, कंज्यूमर डिमांड, सभी वेरिएबल्स नीटली फॉर्मूलों में फीड किए गए। मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि अगले 5 साल तक स्थिर ग्रोथ होगी और कोई मेजर रिस्क नहीं दिख रहा। पर आशीष को कुछ खटकने लगा। उसने ब्लास्टलैंड की किताब द हिडन हाफ दोबारा उठाई और एक सेक्शन पर उसकी नजर टिक गई, द इकोनॉमिक्स मिराज। वहां लिखा था कि कैसे 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट्स नोबेल प्राइज विनर्स तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। उनके इकोनॉमिक मॉडल्स ने रिस्क को या तो नजरअंदाज किया या पूरी तरह समझने में फेल हो गए। ब्लास्टलैंड ने साफ साफ लिखा था कि इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह इंसान को एक लॉजिकल और रैशनल बीइंग मानता है, जबकि असल जिंदगी में लोग अक्सर डर, लालच और ग्रुप बिहेवियर से चलते हैं, यानी इरेशनल बिहेवियर जिसे मॉडल्स आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। आशीष को जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। उसने सोचा, हम भी वही कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि लोग लॉजिकली इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी रैशनली बिहेव करेगी, जबकि असल में मार्केट्स डर और उम्मीद से चलती है। उसे 2008 का लेहमैन ब्रदर्स का क्रैश याद आया। कैसे टॉप लेवल बैंकर्स ने ओवर कॉन्फिडेंस और ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म में इतने सारे टॉक्सिक लोन बांटे कि पूरा सिस्टम ही गिर पड़ा। और मजे की बात, मॉडल्स में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रियल वर्ल्ड में सब कुछ बिखर गया। आशीष ने उसी रात अपनी टीम को बुलाया और कहा, हमारा मॉडल टेक्निकली सही है पर प्रैक्टिकली अधूरा है। सबने चौंक कर देखा। हमने इरेशनल ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर कर दिया है, उसने कहा। एक जूनियर एनालिस्ट बोली, लेकिन सर, ये तो मॉडल में कैप्चर नहीं होता। आशीष ने कहा, यही तो बात है। जो सबसे डेंजरस होता है वो अक्सर मॉडल में कैप्चर नहीं होता, जैसे पैनिक, ग्रीड या अफवाह। फिर उसने एक उदाहरण दिया। मान लो एक बिल्डिंग है जिसमें सब लोग मानते हैं कि उसमें फायर प्रूफ सिस्टम लगा है। अब कोई अलार्म बजता है तो लॉजिकली सबको शांत भाव से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक आदमी चिल्ला दे, आग लग गई, तो क्या होगा? सभी बोले, भगदड़ मच जाएगी। आशीष बोला, बस यही इकोनॉमिक्स का इल्यूजन है।
मॉडल परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर इंसान पैनिक कर जाए तो सारी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। फिर उसने ब्लास्टलैंड की बात कोट की, इकोनॉमिक्स में नो द मशीन बट ऑफन फॉरगेट्स द ह्यूमंस हु ड्राइव इट। नए दृष्टिकोण का प्रभाव। अब आशीष ने अपने मॉडल में नया फैक्टर ऐड किया, बिहेवियरल रिस्क इंडिकेटर। यह फैक्टर मेजर करता था कि सोशल मीडिया, पब्लिक सेंटिमेंट, न्यूज ट्रेंड्स और लोगों की साइकोलॉजी का मार्केट पर क्या असर हो सकता है। उसने एक बेसिक सिमुलेशन किया। अगर किसी अफवाह से हाउसिंग प्राइसेस में 10% गिरावट का डर फैलता है तो लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर देंगे और मार्केट सेल्फ फुलफिलिंग कोलैप्स में चला जाएगा, चाहे एक्चुअल रिस्क मौजूद हो या नहीं। इस सिमुलेशन ने सभी का ध्यान खींचा। अब रियल एस्टेट फर्म को समझ आ गया कि सिर्फ नंबर्स देखकर उन्हें फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें लोगों की साइकोलॉजी, बिहेवियर और अफवाह संवेदनशीलता को भी मॉनिटर करना होगा। आशीष ने उन्हें सजेस्ट किया कि वे कुछ साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट्स तैयार करें, जैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स, अफवाहों को रोकना, पीआर टीमें और कस्टमर रीएश्योरेंस कैंपेन्स, ताकि अगर कोई डर फैले भी तो नुकसान को जल्दी कंट्रोल किया जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट ने आशीष की थिंकिंग को एक और लेवल पर विकसित कर दिया। अब उसने फाइनेंस को सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं समझा, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्लेग्राउंड की तरह देखना शुरू किया, जहां एक छोटी सी बात जैसे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का इस्तीफा पूरे मार्केट को हिला सकती है। ब्लास्टलैंड की किताब में एक और शक्तिशाली पॉइंट थी, सिस्टेमिक फ्रेगिलिटी। मतलब कि सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि एक छोटा सा प्रेशर, द मोर कनेक्टेड सिस्टम इज द मोर फ्रेजाइल इट बिकम्स। उसे याद आया कि एक बार उसके पुराने दोस्त नीरज ने उसे बताया था कि एक समय था जब सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे और जैसे ही एक अफवाह फैली कि सरकार गोल्ड पर टैक्स लगाएगी, लोग डर से अपने सारे गोल्ड बॉन्ड्स बेचने लगे और वो अफवाह भी गलत निकली। फिर भी नुकसान हो चुका था। अब आशीष की कोशिश थी कि वो हर मॉडल बनाते वक्त ये सोचकर चले, अगर ये सब गलत साबित हो जाए तो वर्स्ट केस क्या होगा। इसने उसकी स्ट्रैटेजी को ज्यादा मजबूत बना दिया। अब वह सिर्फ बेस्ट केस प्रेडिक्शन नहीं देता था, बल्कि अनसर्टेनिटी को खुलकर स्वीकार करता था। उसे समझ आ गया था कि ब्लास्टलैंड की फिलॉसफी सिर्फ एक किताब की फिलॉसफी नहीं थी, वह जिंदगी के हर डोमेन में एप्लीकेबल थी। एक दिन जब उसके पुराने कलीग ने पूछा, तुम इतना कॉशियस क्यों हो गया है यार, पहले तुम बहुत कॉन्फिडेंट रहता था। आशीष मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मुझे पता है कि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा इल्यूजन हो सकता है, खासकर जब उसके पीछे अनसर्टेनिटी छिपी हो। अब जब भी कोई आशीष से इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर राय मांगता तो वह कहता, मैं बता सकता हूं कि पिछले डेटा में क्या ट्रेंड्स थे, मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या हो सकता है, लेकिन अगर कुछ अनसीन टूट गया तो जो मॉडल्स कह रहे हैं वह भी काम नहीं आएंगे। लोग उसकी ईमानदारी को अप्रिशिएट करते थे। ब्लास्टलैंड की किताब ने आशीष को सिखाया था कि विजडम का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि अज्ञानता को पहचानना भी होता है। अब आशीष का नजरिया बस यही था, हमेशा मानो कि कुछ छूट रहा है और उसी को समझने की कोशिश करते रहो। और शायद यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता था, क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई एक्सपर्ट बनने की दौड़ में है, वहां एक ऐसा इंसान जो कहे मुझे सब नहीं पता, वही शायद सबसे असली एक्सपर्ट होता है। जमीनी हकीकत और स्वास्थ्य सुधार। आशीष अब एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली से बाहर झारखंड के एक छोटे से जिले में आया हुआ था। इस बार की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग थी। सरकार ने उसे एक हेल्थ केयर रिफॉर्म प्रोजेक्ट में शामिल किया था। योजना थी कि ग्रामीण इलाकों में एक नई स्वास्थ्य पहल लागू की जाए जिससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार आए। टीम का काम था डेटा इकट्ठा करना, स्ट्रैटेजी बनाना और यह सुनिश्चित करना कि प्लान जमीनी स्तर पर प्रभावी रहे। पहली नजर में सब कुछ बहुत सीधा लगा। उन्होंने WHO और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा मॉडल्स को देखा, पिछली सफलता की कहानियों को पढ़ा और बेस्ट प्रैक्टिसेज की एक लंबी चेकलिस्ट तैयार की। सबको लगा बस इंप्लीमेंट करो और सक्सेस पाओ। लेकिन जैसे ही जमीनी हकीकत से सामना हुआ, एक बार फिर से ढेडन हाफ का चैप्टर याद आया, केस स्टडीज इन कॉम्प्लेक्सिटी।
ब्लास्टलैंड ने उसमें समझाया था कि कैसे कई बार किसी जगह पर सफलता पाने वाला मॉडल किसी और जगह पर बुरी तरह फेल हो सकता है, और ये फेलियर किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं बल्कि अनदेखी कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से होता है जो दिखती नहीं। आशीष और उसकी टीम ने पहले एक मॉडल पंचायत को चुना और वहां नया हेल्थ सिस्टम इंप्लीमेंट किया। प्लान में शामिल थे मोबाइल हेल्थ वैन, न्यूट्रिशन अवेयरनेस वर्कशॉप्स, फ्री वैक्सीनेशन कैंप और एक लोकल क्लिनिक को अपग्रेड करना। शुरुआत अच्छी रही। कुछ दिनों तक टर्नआउट अच्छा रहा। लोग कैंप्स में आए, रजिस्टर हुए और प्रोजेक्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगी। पर 2 महीने बाद जब इंपैक्ट मेजर करने का समय आया तो रिजल्ट्स उम्मीद के बिल्कुल उलट थे। क्लिनिक पर फुटफॉल कम हो गया था, अवेयरनेस वर्कशॉप्स में महिलाएं आना बंद कर चुकी थी और वैक्सीनेशन रेट भी पिछली बेसलाइन से कम था। सभी चौंक गए। सरकारी अफसरों ने कहा, इतना पैसा और प्लानिंग के बाद भी इंपैक्ट नेगेटिव कैसे हो गया? पर आशीष अब पहले जैसा नहीं था। अब वह ऐसी सिचुएशंस में पैनिक नहीं करता था। उसने शांत भाव से सोचना शुरू किया। कहा वो हिडन हाफ जो मॉडल में मिसिंग था। उसने कुछ दिनों तक गांव में रहकर लोगों से इनफॉर्मल बातचीत की। वो किसी एक्सपर्ट की तरह नहीं बल्कि एक श्रोता की तरह बैठता, चाय की दुकानों पर गांव वालों से बात करता, स्कूल में बच्चों से खेलते खेलते उनकी माताओं से सवाल करता और हेल्थ वर्कर्स से जमीनी स्तर के इनसाइट्स लेता। धीरे धीरे जो तस्वीर उभरी वो मॉडल से बिल्कुल अलग थी। पहली बात, मोबाइल वैन जब आती थी तब कई महिलाएं खेतों या जंगल में काम करने गई होती थी। उन्हें टाइमिंग की कोई जानकारी नहीं होती थी। दूसरी बात, क्लिनिक में एक नया डॉक्टर भेजा गया था जो लोकल लैंग्वेज नहीं जानता था। ग्रामीण महिलाएं उसे देखकर असहज महसूस करती थी और कई बार बिना कंसल्ट किए ही वापस लौट जाती थी। तीसरी बात, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस वर्कशॉप्स में जिस भाषा और टर्म्स का यूज हो रहा था वो इतना टेक्निकल था कि आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आता था। इसलिए उन्होंने मान लिया कि ये सब शहर वालों के लिए होगा, हमारे किसी काम का नहीं। आशीष को समझ आ गया कि असल प्रॉब्लम तकनीक या प्लानिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम थी अधूरी समझ की। ब्लास्टलैंड की बात दिमाग में गूंजने लगी। यह रिफॉर्म एक अच्छी नीयत से शुरू हुआ था, लेकिन उसने लोकल कल्चर, लैंग्वेज, हैबिट और ट्रस्ट सिस्टम को समझे बिना एक्शन ले लिया। स्थानीयकरण और सफलता। आशीष ने फिर अपनी टीम के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया। इस बार मॉडल इंपोर्टेड नहीं था बल्कि पूरी तरह स्थानीयकृत था। उन्होंने गांव के ही 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी और उन्हें मोबाइल वैन के साथ असाइन किया। अब वैन तभी जाती जब गांव की महिलाएं पहले से इन्फॉर्म होती। क्लिनिक में वही डॉक्टर रखा गया जो पहले से वहां का जाना पहचाना नाम था और लोकल बोली में फ्लुएंट था। वर्कशॉप्स अब गांव की एक बुजुर्ग महिला के नेतृत्व में होती, जो लोकल एनालॉजीज और सिंपल कहानियों से समझाती थी कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। 3 महीने बाद जब दोबारा डेटा कलेक्ट किया गया तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। वैक्सीनेशन रेट में 30% बढ़ोतरी थी। क्लिनिक में औसत दैनिक दौरे पहले से 2 गुने हो चुके थे और सबसे बड़ी बात, गांव की महिलाएं अब खुद हेल्थ वर्कर्स को बुलाकर जानकारी मांगती थी। प्रोजेक्ट सफल हो गया, लेकिन आशीष जानता था कि सफलता मॉडल की वजह से नहीं बल्कि द हिडन हाफ को समझने की वजह से हुई। अब उसने अपनी रिपोर्ट में बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा, सिस्टम्स फेल नॉट बिकॉज ऑफ बैड इंटेंशंस बट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कॉम्प्रहेंशन। उसने एक और केस स्टडी ब्लास्टलैंड से उठाई। एक अफ्रीकी देश में पानी की सुविधा सुधारने के लिए विदेश से एक एनजीओ ने हजारों वाटर पंप्स इंस्टॉल किए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में ज्यादातर खराब हो गए। वजह, एनजीओ ने ये अज्यूम किया था कि लोकल लोग खुद मेंटेनेंस कर लेंगे, पर असल में वहां कोई ऐसा स्किल या टूल ही नहीं था। आशीष अब प्रोजेक्ट्स को एक अलग नजर से देखता था। वो मानता था कि कोई भी हस्तक्षेप तभी मीनिंगफुल होता है जब वो जमीनी वास्तविकताओं की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर डेटा से काम चलाए। एक दिन उसकी जूनियर एनालिस्ट ने पूछा, सर, इतनी डिटेल्स में जाना जरूरी है क्या? क्या हम प्रैक्टिकल नहीं हो सकते? आशीष ने कहा,
प्रैक्टिकल वही है जो रियलिस्टिक हो। अगर हम जल्दी में हैं और सिर्फ दिखावे के लिए चेंज ला रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में यूजलेस होगा। कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना आसान है, लेकिन समझना ही सच में कामयाबी की शुरुआत है। अब आशीष जब भी कोई नया मॉडल डिजाइन करता तो उसकी पहली स्टेप होती लेट्स आस्क द लोकल्स। उसका नया मंत्र था डोंट बिल्ड मॉडल्स फॉर द पीपल, बिल्ड मॉडल्स विद द पीपल। ब्लास्टलैंड की फिलॉसफी ने उसे कंसल्टेंट से प्रॉब्लम सॉल्वर बना दिया था। वह जान चुका था कि हर प्लान में एक छिपा हुआ हिस्सा होता है जो सिर्फ डेटा से नहीं, सहानुभूति से समझा जा सकता है। आखिर में उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी। अब उसके लिए हर प्रॉब्लम सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं थी, बल्कि एक कन्वर्सेशन थी। और शायद यही वो माइंडसेट था जो किसी भी चेंज मेकर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। निष्कर्ष, आशीष की जिंदगी अब कई मोर्चों पर सफल दिख रही थी। उसके पास अनुभव था, सम्मान था और उसे अब नेशनल लेवल के पॉलिसी डिस्कशंस में इनवाइट भी किया जाने लगा था। लेकिन जितना ऊपर वो प्रोफेशनली पहुंचा, उतना ही उसके मन में एक सवाल गहराता गया। क्या ये सारी सक्सेस मेरे लॉजिक और प्लानिंग की वजह से आई है या इसमें कोई अनसीन रैंडमनेस भी थी? ब्लास्टलैंड की किताब ने आशीष को सिखाया था कि बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि अज्ञानता को पहचानना भी होता है। अब आशीष का नजरिया बस यही था, हमेशा मानो कि कुछ छूट रहा है और उसी को समझने की कोशिश करते रहो। और शायद यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता था, क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई एक्सपर्ट बनने की दौड़ में है, वहां एक ऐसा इंसान जो कहे मुझे सब नहीं पता, वही शायद सबसे असली एक्सपर्ट होता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं।